कश्मीर का राजा हिंदू था, लगभग 70% जनसंख्या मुसलमान थी। तो जिन्ना से किसी ने कहा यार ये तो जुआ खेल रहे हो, कश्मीर में जो चीज लागू होती है वो तो वहां भी लागू होती है, इसका मतलब आप कश्मीर छोड़ना चाहते हो? कहते नहीं, कश्मीर इज एन एप्पल इन माई पॉकेट, ये तो मेरी जेब में रखा हुआ सेब है। क्यों? क्योंकि कश्मीर की 70% जनसंख्या मुसलमान है, उसको आप जबरदस्ती कैसे भारत में बिठा के रखोगे? तो पाकिस्तान चाहेगी। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की रियासत पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है, तो पाकिस्तान कभी भी दखल दे सकता है। हैदराबाद में पाकिस्तान का बॉर्डर दूर दूर तक नहीं है, जूनागढ़ में दूर दूर तक नहीं है, तो वहां तो हमने निजाम को पुष्ट करना पड़ेगा, कश्मीर को तो हम संभाल लेंगे। और तीसरा, कश्मीर को जाने वाले सारे रास्ते, सड़क के रास्ते, वो पाकिस्तान होते हुए जाते हैं। श्रीनगर का रास्ता जो रावलपिंडी जाता है वो उरी, बारामूला, मुजफ्फराबाद होते हुए पहुंच जाता है। जम्मू का रास्ता रणबीर सिंहपुरा होते हुए सियालकोट जाता है। शेष भारत से कोई रास्ता जम्मू कश्मीर रियासत जाता ही नहीं है। अपने मिट्टी के तेल और नमक तक के लिए कश्मीर पाकिस्तान के ऊपर आश्रित है, तो जाएगा कहां कश्मीर? जिन्ना को ये तय था दिमाग में, लेकिन ये सब उपलब्ध नहीं था निजाम या हैदराबाद में या जूनागढ़ में, तो उसने ये चाल चली। अब आप समझ सकते हैं कि सरदार पटेल के पास क्या चुनौती थी इस देश को एक करने की। इस परिप्रेक्ष्य में आप ध्यान दीजिए। तो जिस तरह कश्मीर में पार्टीशन मूवमेंट चल रही थी, अंग्रेज के उकसाने पर कश्मीर में एक क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू हो गई। पार्टीशन मूवमेंट सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में थी, कश्मीर में क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू हुई। वहां शेख अब्दुल्ला को हवा दी। शेख अब्दुल्ला की शादी अंग्रेजों ने एक अंग्रेज मेम से कराई थी। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि शेख अब्दुल्ला की बीवी अंग्रेज थी, फिर जो बेटा हुआ फारूक अब्दुल्ला, उसकी बीवी भी अंग्रेज, तो फारूक अब्दुल्ला तो आधा अंग्रेज हुआ ना। और फिर उमर अब्दुल्ला हुआ तो वो 3/4 अंग्रेज है। ठीक है, ये क्लाउड था अंग्रेज का शेख अब्दुल्ला के ऊपर। वो क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू हुई, राजा ने शेख अब्दुल्ला को धर लिया, राजद्रोह में नजरबंद कर लिया। तो नेहरू पहुंच गए कश्मीर, शेख की एब्सेंस में क्विट कश्मीर मूवमेंट को लीड करने, उस क्विट कश्मीर मूवमेंट को लीड करने जिसको महात्मा गांधी ने झिड़का था, कहा था कि क्या कर रहे हो, हमने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी क्योंकि अंग्रेज बाहर से आया था। महाराजा हरि सिंह तो वहां की जमीन का बेटा है, डोगरा राजा है, इसका घर वही है, इसको कहां कह रहे हो क्विट कश्मीर? तो नकल में भी अकल चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉपी कैट क्विट कश्मीर मूवमेंट। लेकिन नेहरू उस क्विट कश्मीर मूवमेंट को लीड करने शेख की एब्सेंस में पहुंच गए, राजा ने धर लिया, 3 दिन बाद सीमा के बाहर छोड़ दिया, कहा दोबारा आओगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये नेहरू को बात खल गई, ये उसके लिए ह्यूमिलिएशन थी कि मैं इस देश का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और ये एक छोटी सी रियासत का राजा मुझे गिरफ्तार करता है। तो जब सरदार पटेल के पास चुनौती थी इस देश को एक करने की, तो उसके बॉस प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा पूरा देश आप एक करोगे लेकिन कश्मीर मैं देखूंगा। उनका कहने का मतलब था कि कश्मीर के महाराजा को मैं देखूंगा। तो तब कश्मीर के महाराजा ने जब विलय के लिए भारत सरकार से प्रस्ताव किया, तो नेहरू ने कहा आप होते कौन हैं? हम किसी महाराजा को नहीं जानते। उनका भाई मेरा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत अधिकार है, मैं तय करूंगा कि मेरा राज्य कहां जाएगा। उन्होंने कहा होते होंगे आप कहीं के राजा, हम आपको मानते नहीं। तो फिर किसको मानते हो भाई? हां, आप सॉवरेन हैं, लेकिन वार्ता करने के लिए आपको शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा, तुझसे मैं वार्ता करूंगा, आपसे नहीं वार्ता करूंगा। ऐसा महाराजा हरि सिंह की गैरत के लिए ठीक नहीं था। तो उन्होंने टाल मटोल की, समय बाय किया किसी तरह, और नेहरू मना करते रहे। इस बीच पूरे देश का एकीकरण हो गया।
आप समझिए 15 अगस्त 1947 तक आते आते केवल 2 आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे थे, सिर्फ 2। एक निजाम हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। एक जहां आप बैठे हैं और एक जहां से मैं आया हूं। तो इन 2 के रहते हुए अब इसका मतलब जिन्ना का पासा फेल हो गया। यहां का निजाम कभी कहता था पाकिस्तान जाऊंगा, कभी कहता था इंडिपेंडेंट रहूंगा। और यहां की हिस्ट्री से तो आप वाकिफ होंगे। उसका दाहिना हाथ था रिजवी, जिसके हाथ में थे रजाकार, और उसने यहां जो कत्लो गारत का दौर शुरू किया, यहां की निरीह निहत्थी शांतिप्रिय हिंदू जनता को जिस तरह नरसंहार करके, जाति संहार कर, बलात्कार करके, लूट कर अपनी ही प्रजा को सताया, वो अपने आप में बहुत पीड़ादायक इतिहास है इस क्षेत्र का। और उसको भी सुलट लिया हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑपरेशन पोलो करके घुटने टिकवा दिए। ऐसे ही लौह पुरुष नहीं थे हमारे सरदार पटेल, लेकिन इस महाराजा की क्या दुर्गति की आप देखिए। यह महाराजा भीख मांगता रह गया कि मुझसे कश्मीर के विषय में बात कीजिए, बात करने को तैयार नहीं। उधर जिन्ना का धैर्य जवाब दे गया, पूरी रियासतें भारत की चली गई हैं तो भारत एकजुट हो गया, तो उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया 22 अक्टूबर को। अब कश्मीर की जनसंख्या 70% मुसलमान, उसकी सेना में 50-60% से ज्यादा मुसलमान। और महाराजा को बार बार कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान के सैनिक घुसपैठ करके आपकी सेना में विद्रोह करा लेंगे। वो कहते नहीं नहीं, मेरे सैनिक मेरे प्रति वफादार हैं। और वही हुआ जिसका डर था। अब राजा के पास बची खुची सेना बची, उसको भी तितर बितर हो रही थी। और उधर जब आक्रमण हुआ तो उसमें आ गए कबाइली पठान, मैसूद ट्राइबल्स। 10,000 महसूद पठान 1,000 ट्रकों को लेकर लूटने कश्मीर पहुंच गए और बचाव का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में महाराजा ने बिना शर्त विलय का प्रस्ताव 24 अक्टूबर को दिया। कहा कि चलिए कोई वार्ता नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, ये रहे हस्ताक्षर, कश्मीर का विलय किया, अब आप कश्मीर की रक्षा कीजिए। तो नेहरू ने वो उठा के बाहर फेंक दिया। कहा मैंने कहा था जब तक शेख नहीं आएगा बात नहीं करूंगा। बारामूला की जो लूट है उसके विषय में आप पढ़ेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। 1/3 रह गई थी जनसंख्या, 1/3। वहां पर कॉन्वेंट्स थे, हॉस्पिटल्स थे, नन्स के साथ सामूहिक रेप किया गया। इस बुरी तरह लूटा गया कि आप सोच नहीं सकते। और महाराजा भीख मांग रहा है मदद की। नेहरू कहते हैं भागिए, कोई जरूरत नहीं। तो 26 अक्टूबर को महाराजा ने फिर से एक विलय का दस्तावेज भेजा और इस बार शेख अब्दुल्ला को हिरासत से बाहर निकालकर कहा कि पूरे प्रदेश की हालत खराब है। महारानी को साथ भेजा कि जाइए, और इस बार भेजा लॉर्ड माउंटबेटन को, क्योंकि नेहरू कहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और कश्मीर पर आक्रमण हुआ है तो क्या हुआ, भारत की सेनाएं केवल भारत की रक्षा के लिए हैं, कश्मीर की रक्षा के लिए नहीं है। तो इसलिए इस बार इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को विलय का दस्तावेज भेजा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन अंतरिम सरकार में विदेश विभाग भी देखते थे और सेना देखते थे, बाकी सब नेहरू और उनकी सरकार देखती थी। तो विदेश विभाग क्योंकि कश्मीर विदेश है, सेना क्योंकि सेना की आवश्यकता है। और इस बार शेख अब्दुल्ला को भी भेजा कि वो कमी भी पूरी हो जाए। इस प्रकरण को बड़े सुंदर तरीके से एक पुस्तक है, राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, अंग्रेजी में है, प्रेम शंकर झा ने लिखी है, 1996 की पुस्तक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, कि जब यह प्रस्ताव भेजा तब क्या हो रहा था दिल्ली में। जम्मू में तो महाराजा ने अपने एडीसी को कहा कि अगर यह प्रस्ताव भी खारिज हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो मुझे मेरे बिस्तर में नींद में गोली मार देना। अपनी पिस्टल अपने एडीसी को दी, कहा उसके बाद कोई चारा नहीं बचता है।
और दिल्ली में यह प्रस्ताव जब लॉर्ड माउंटबेटन के पास आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया, उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री पटेल को बुलाया, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बुलाया और बुलाया जनरल हेडक्वार्टर्स आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ को, जो कि बाद में चलकर फील्ड मार्शल मानेकशॉ हुए। और यह इंटरव्यू प्रेम शंकर झा का सैम मानेकशॉ के साथ है, जो तब लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ के शब्दों में लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि महाराजा ने बिना शर्त विलय का प्रस्ताव भेजा है, केवल वो ये चाहते हैं कि भारत की सेनाएं कश्मीर की रक्षा करें, आपको इसमें क्या कहना है? तो सैम मानेकशॉ कहते हैं नेहरू ने छत देखी और उनका भाषण शुरू हो गया कि देश, पूरी दुनिया अभी युद्ध की विभीषिका से निकली है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बड़ी भयानक युद्ध हुआ है और ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध और रूस और भारत के संबंध और चीन में ऐसा हो रहा है और हम एक डेमोक्रेसी हैं और यूनाइटेड नेशंस बन गया है, तो क्या हमें युद्ध करना चाहिए या हमें यूनाइटेड नेशंस जाना? मतलब शुरू हो गए वो। तो सैम मानेकशॉ कहते हैं कि सरदार पटेल का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने हिंदी में नेहरू से कुछ पूछा, लगभग झिड़कते हुए। याद रखिए, सरदार पटेल की आयु नेहरू से 14 वर्ष ज्यादा थी। वो पहले प्रधानमंत्री होने जा रहे थे। महात्मा गांधी की इच्छा से उन्होंने नेहरू के अंडर काम करना माना और शायद वो हिंदी में ही इसलिए कह रहे थे क्योंकि अंग्रेजी में बोलते तो माउंटबेटन को समझ आ जाता और वो नहीं चाहते थे कि उनके प्रधानमंत्री की बेइज्जती माउंटबेटन के सामने अंग्रेजी में हो, शायद ऐसा मेरा मानना है। तो उन्होंने हिंदी में उनसे पूछा, जवाहर तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए, खींचते हुए। तो नेहरू मुड़े और बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं चाहिए। ऐसा कहना, ये सैम मानेकशॉ बोल रहे हैं प्रेम शंकर झा को इंटरव्यू में। तो जैसे ही पटेल जी ने नेहरू जी से ये सुना, उन्होंने सैम मानेकशॉ को कहा, यू गॉट योर ऑर्डर्स नाउ फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, गो मोबिलाइज द फोर्सेज एंड डिफेंड कश्मीर। कई दफे लगता है कि एक एक पल कई बार इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप उस पल चूकते हैं तो फिर सदियों अवसर नहीं आता, और वो पल अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप बड़ी बड़ी आपदाओं को टाल जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि वो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो कुछ लम्हे हमने खता की है, लेकिन कुछ लम्हे संभल भी गए। कश्मीर का भारत के साथ सड़क का कोई संपर्क नहीं था, आपको मैं बता चुका हूं। ये केवल एयरपोर्ट का संपर्क बचता था और वो घिर चुका था जब 27 अक्टूबर को पहला विमान पालम से उड़ा, फर्स्ट सिख और 11 कुमाऊं को लेकर। तो वहां डकोटा उतरा, सैनिकों ने कूदकर जहाज से सबसे पहले मोर्चा संभाला और हवाई अड्डा जो घिर चुका था उसको बचाने की कोशिश की। कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए। आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र श्रीनगर के एयरपोर्ट पर है। आप कभी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, उनकी वहां समाधि है, उसको नमन जरूर कीजिएगा। अगर समय पर वो नहीं पहुंचते तो आज कश्मीर भारत का भूगोल कुछ और होता। और उसके बाद हर रोज 20 उड़ाने आती थी, सैनिक आते थे जाती थी, आती थी जाती थी। वो हवाई पट्टी पक्की नहीं थी, तो बार बार उतरने और टेक ऑफ से उसमें वो लूज हो गई, रेतीली हो गई, धूल बन गई। उसको उस पर मशकों से पानी डालकर उसको कॉम्पैक्ट किया जाता था ताकि जहाज उतर सके। ये दिन रात काम चलता था। इस तरह कश्मीर को बचाया सरदार पटेल ने, भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के निर्णय ने, सरदार पटेल के निर्णय और भारतीय सेना के शौर्य ने। अब
ये युद्ध शुरू हुआ 27 अक्टूबर 1947 को। ये युद्ध चला 1.25 साल। जब युद्ध शुरू हुआ तो हमारी सेना ने कहा, भाई ये जो सैनिक हैं ये पठान वेश में तो आए हैं, मैसूर ट्राइबल तो है, लेकिन इनके साथ साथ पाकिस्तानी रेगुलर फोर्सेस भी हैं, हालांकि वो वर्दी में नहीं है। उन्होंने भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को उसके सबूत दिए कि ये देखिए ये युद्धबंदी है, ये देखिए ये हथियार है, ये आइडेंटिटी पेपर्स हैं, ये एक्सप्लोसिव्स हैं। तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इस पर आक्रमण की शिकायत की कि हम पर आक्रमण हुआ है। तो पाकिस्तान मुकर गया, भाई साहब आप जबरदस्ती कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहते हैं, वो आपके वहां मुसलमान मानते नहीं है, उन्होंने विद्रोह कर दिया, आप हम पर थोप रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कमीशन नियुक्त किया। एक ऑस्ट्रेलियन जज थे सर ओवन डिक्सन, इसको डिक्सन कमीशन कहा जाता है। ये सर ओवन डिक्सन भारत आए, कश्मीर गए, भारत सरकार ने उनको ये सब सबूत दिए, फिर वो पाकिस्तान गए, वहां जाकर के सर ओवन डिक्सन ने वो सबूत दिखाए, इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो सबूत दिए। तो पाकिस्तान ने सकुचाते हुए कहा, हाँ साहब हमारे कुछ सैनिक हैं कश्मीर में, क्या करें, वहां के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तो इनसे रहा नहीं गया होगा, चले गए होंगे, हमने तो इजाजत नहीं दी थी, बॉर्डर पोरस है, चले गए होंगे। तो यानी पाकिस्तान ने अपनी सेना कश्मीर में होने की बात कबूली। तो भारतीय सेना ने कहा कि हमें अगर ये युद्ध जीतना है तो इनकी सप्लाई लाइंस को काटना होगा, इनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करना होगा, क्योंकि ये हमारी हर पंचायत, हर मोहल्ले, हर शहर कब्जे, जिले और कस्बे में पहुंच गए हैं। जब तक वो नाकेबंदी नहीं होगी ये युद्ध जीतना मुश्किल है। नेहरू जी ने कहा, खबरदार, एक भी गोली सीमा के पार नहीं जाएगी, यहीं युद्ध कीजिए। सेना ने पूछा, भाई क्यों? पाकिस्तान ने मान लिया है कि उनकी सेना यहां है। नेहरू कहते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक युद्ध की विधिवत घोषणा नहीं की है। देयर इज नो फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ये प्रॉब्लम नई नहीं है, हमारी सेना के हाथ 1947 से बांधे जाते रहे हैं कश्मीर में, आज भी। मैंने कहा ना, ये बात नई नहीं है। ऐसे हालातों में आप कश्मीर को बचा रहे हैं। 1.25 साल युद्ध चला, 60% कश्मीर मुक्त करा लिया गया, डार डार पात पात लड़कर, एक एक पंचायत, एक एक मोहल्ले में लड़कर। और 1 जनवरी 1949 को नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हमारी सेना हाथ जोड़कर विनती करती रह गई कि कुछ हफ्ते और दीजिए, हम पूरा कश्मीर मुक्त कराएंगे। नेहरू ने कहा, नहीं, अब हम बाकी का कश्मीर यूनाइटेड नेशंस में जाके लेंगे। तो जान बचाकर भागती हुई पाकिस्तान फौज को विश्वास नहीं हुआ कि तश्तरी में रखकर 40% कश्मीर भेंट कर दिया भारत ने उनको।